हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्लास 10 का एसिड बेस और सॉल्ट का पार्ट 6 वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडेक्स मतलब बुक के अंदर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद थ्री टेस्ट ट्यूब दिया है। One of them contain distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे के रखा है। ओके, 3 टेस्ट ट्यूब है। मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। 3 टेस्ट ट्यूब्स आर गिवन। क्या है इसमें? वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरा में एसिडिक सॉल्यूशन है, थर्ड में बेसिक सॉल्यूशन है। तो एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरा में एसिड है, थर्ड में बेसिक। इसके बाद हम लोग को दिया है, if you are given only red litmus paper, आपको सिर्फ और सिर्फ red litmus paper दिया है, how will you identify the contents of each test tube? तो आप कैसे पता कर सकते हैं हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? और आपको सिर्फ और सिर्फ दिया है red litmus paper। चलिए, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है क्या पूछा गया। 3 टेस्ट ट्यूब है। ये 3 टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेसिक है। तो किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें डिस्टिल्ड वाटर है, ये हमें नहीं पता। यही पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस। तो रेड लिटमस पेपर ये होता क्या है? इट इज ए इंडिकेटर। और हम लोग जानते हैं रेड लिटमस पेपर को बेस में देने से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने इंडिकेटर टॉपिक में पढ़ा। इफ यू डिसॉल्व रेड लिटमस पेपर इन बेस तो क्या होगा? वो रेड से ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग रेड लिटमस पेपर को 1 by 1 करके डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने से जो टेस्ट ट्यूब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा वो क्या होगा? दैट विल बी बेस। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि वी विल डिसॉल्व रेड लिटमस पेपर इन ईच ऑफ द गिवन टेस्ट ट्यूब, देन द टेस्ट ट्यूब व्हिच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू will be basic in nature या base होगा। So answer will be, answer हो गया we will dip red litmus paper in each of the 3 given test tube। 3 जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग डिसॉल्व करेंगे, डीप करेंगे रेड लिटमस पेपर। अब जिसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। सो वी विल से दैट द टेस्ट ट्यूब इन विच जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर क्या हो जाए? ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, दैट कंटेन्स बेसिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। चलिए, एक आंसर हो गया। तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर को दे दे तो जो टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर क्या होगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। तो चलिए, एक आपको पता चल गया कि बेसिक है।
अब बचा कितना, 2। अच्छा, 2 में क्या है, एक एसिड होगा और एक डिस्टिल्ड वाटर होगा। अब क्या करना है, आपके पास क्या लिटमस पेपर हो गया, ब्लू। अब ब्लू लिटमस पेपर का क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में देने से रेड हो जाता है। अब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को जो 2 टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग डालेंगे। ये ब्लू लिटमस पेपर डालने से जो टेस्ट ट्यूब ब्लू को रेड कर दे वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, एसिड ही तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। सो वी विल से दैट नाउ ब्लू लिटमस पेपर वी विल पुट नाउ दी, अभी हम लोग के पास ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2, जो बचा हुआ है इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब, जो 2 टेस्ट ट्यूब बचा है उसमें आप डाल दे रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, द टेस्ट ट्यूब in which blue litmus paper turns red, जिसमें ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। That test tube contains acidic solution, that contains acidic solution, acidic solution। इज इट विजिबल, दिखाई दे रहा है, देख ले एक बार। यस, अभी पता चल गया कि पहले हमने रेड लिटमस पेपर को डाला, तो जो टेस्ट ट्यूब रेड लिटमस पेपर को ब्लू किया वो बेसिक। अब ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो जो टेस्ट ट्यूब ब्लू लिटमस को रेड किया वो बेस, और एक जो बचा है वो क्या हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं द रिमेनिंग वन इज डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद द रिमेनिंग बचा हुआ वन, द रिमेनिंग वन टेस्ट ट्यूब, remaining one test tube will be of distilled water। ये distilled water का होगा, क्यों, as it has no effect on litmus paper, it has no effect on litmus, ब्लू को या रेड को किसी में इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया है और सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया है, पता लगाना है तीनों क्या है। एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में डिस्टिल्ड वाटर। तो आप रेड लिटमस पेपर लाया, रखा 1 बाय 1 करके, तो जिसमें रेड से ब्लू हुआ वो बेसिक, अब ब्लू है तो उसको रिमेनिंग 2 में रखा, तो ब्लू से अगेन रेड हुआ तो एसिडिक, और एक जो बच गया जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ वो न्यूट्रल है, तो डिस्टिल्ड वाटर। क्यों, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel? brass and copper vessel, तो ब्रास या कॉपर वेसल में, बर्तन में आपको कर्ड या सोर सब्सटेंस नहीं रखना चाहिए। क्यों, why should कर्ड या सोर सब्सटेंस should not be kept in brass या copper?
क्या रीजन होगा? कर्ड क्या होता है? दही। दही क्या होता है? खट्टा होता है या सॉल्ट सब्सटेंस। ये किसका प्रोपर्टी है? तो वी हैव स्टडीड एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है? एसिड खट्टा होता है, सॉरी टेस्ट होता है, और बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा। तो एसिड सॉल्ट इन टेस्ट होता है, तो कर्ड में क्या है? एसिड है। खट्टा सामान में क्या होता है? एसिड होता है। ये एसिड क्या करेगा? ये एसिड ब्रास या कॉपर वेसल के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों? इसमें एसिड है, और एसिड अगर रिएक्शन करता है ब्रास और कॉपर वेसल के साथ, तो ये पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा। पॉइजनस कंपाउंड, जिससे फूड जो है आपने रखा, कर्ड या अदर सब्सटेंस रखा, तो वो पॉइजनस हो जाएगा, जिससे हेल्थ को नुकसान। तो सिंपल सा आंसर है, कर्ड हो या सॉल्ट सब्सटेंस हो, उसमें क्या होता है? एसिड होता है। वो एसिड क्या करेगा? वेसल के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या करेगा? पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा। वो पॉइजनस कंपाउंड फूड को पॉइजन करेगा, और वो फूड हम लोग इनहेल करेंगे तो बहुत सारा डिजीज हो सकता है। सो वी विल से दैट आंसर नंबर 2 सेकेंड का आंसर क्या होगा? कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस, खट्टा सामान, कर्ड हो या सोर्स सब्सटेंस हो, उसमें क्या होता है? दे कंटेन्स एसिड। दे कंटेन्स एसिड। ये रिएक्ट करेगा, विच रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करेगा? ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो क्वेश्चन में दिया है, ब्रास और कॉपर वेसल टू प्रोड्यूस पॉइजन। तो रिएक्ट करके क्या करेगा? ये पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा। पॉइजनस कंपाउंड that reacts with brass या copper vessel to produce poisonous compound। और ये poisonous compound क्या करेगा? Which cause, ये food को poison करेगा, which cause food poisoning, ठीक है, as a result of which our health can damage, हमारा हेल्थ भी खराब हो सकता है। पॉइजनस सामान खाने से क्या होगा? तबीयत खराब होगा। इसलिए कर्ड या कोई भी खट्टा सामान को ब्रास या कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे कंटेन एसिड, जो रिएक्ट करके पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा, जो फूड को पॉइजन करेगा, और फूड पॉइजन हुआ तो फूड को हिल करेगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर नंबर 2, which gas is usually liberated when an acid react with a metal। तो एसिड का रिएक्शन मेटल से हो तो क्या होता है? एसिड का रिएक्शन मेटल से हो तो क्या होगा? तो वी हैव स्टडीड, एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटल से करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो which gas is liberated? Answer will be hydrogen gas। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस will be liberated when acid react with metal। एसिड जो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होने से हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेकेंड पार्ट, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। दे दो एग्जांपल कोई भी, जैसे जिंक है मेटल, इसमें आपने दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड,
तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 हो गया और हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया। इसके बाद पूछा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। आप पता कैसे करोगे कि हाइड्रोजन गैस बना है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था कि आप एक कैंडल बर्न करके हाइड्रोजन गैस के पास लाए और हाइड्रोजन गैस जो है बर्न करेगा विथ ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न करेगा विथ ए पॉप साउंड। So we can say that if we bring a burning candle near हाइड्रोजन गैस के सामने अगर बर्निंग कैंडल लाए तो it will burn with a pop sound। ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। सो दिस इज ए टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का रिएक्शन अगर आप एसिड से करें तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा और रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बना। रिएक्शन मेटल एसिड तो सॉल्ट हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का प्रेजेंस कैसे पता चलेगा, आप बर्निंग कैंडल लाए और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड होके बर्न करें। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मेटल कंपाउंड ए react with dilute sulfuric hydrochloric acid to produce effervescent। तो इसमें दिया है कि एक मेटल कंपाउंड ए है। तो मेटल कंपाउंड ए कोई भी मेटल का हो सकता है। रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर उसका रिएक्शन आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करें तो ये क्या बनाएगा, एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस क्या चीज का होता है, वो बुलबुला जैसा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो उसमें देखते हैं ना बुलबुला जैसा निकलता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड पॉइंट देखिए, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है, फायर एक्सटिंग्विशर। वो भी यूज कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो एफर्वेसेंस बना वो किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो एक चीज कंफर्म हो गया। तो वी कैन से आंसर नंबर 4 में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज यूज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और गैस है तो इसका बबल्स निकलेगा, मतलब एफर्वेसेंस है। तो चलिए मेटल कंपाउंड का रिएक्शन अगर आप करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो डाइल्यूट HCl के साथ करने से क्या होगा, यहाँ पे मेटल कंपाउंड है तो प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, मतलब यहाँ पे एफर्वेसेंस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ये तो कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और क्या हो सकता है देखें, तो डाइल्यूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट कब बनता है, पानी में देने से। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बनेगा, जब पानी में आप देंगे तब पानी में एसिड को देना होता है। अब बोला राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाएगा फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉल्ट इज कैल्शियम क्लोराइड।
अगर एक कंपाउंड जो बना है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको दिया है कि कोई मेटल कंपाउंड ए है, तो यहाँ पे मेटल कंपाउंड ए होगा, उसका रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया गया, करने से क्या बनेगा, एफर्वेसेंस बनेगा। वो एफर्वेसेंस बनेगा गैस का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ मेटल क्या है, कैल्शियम, तो आप कैल्शियम लोगे तब तो कैल्शियम बनेगा, कैल्शियम आप लोगे तब तो कैल्शियम बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से बनता है, कार्बोनेट से। अगर आपके पास कार्बोनेट होगा तभी तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो मेटल कार्बोनेट होना पड़ेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, दो बार ले खत्म, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन बचा, और यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है क्योंकि CO2 गया, CO2 गया, तो एक को दो हाइड्रोजन मिलके क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। कैल्शियम क्लोराइड कहाँ बनेगा, पानी में रहेगा, क्यों, पानी है ना बना, वाटर में डिसॉल्व रहेगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला था राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ क्या हिंट्स दिया था कि जो गैस बनता है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, बर्निंग कैंडल को खत्म कर देता है, बुझा देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनकर। फिर बोला एक प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड होगा, दो प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ बोला है एक मेटल का कंपाउंड है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बोनेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड बना तो कैल्शियम होगा, तो कार्बोनेट से CO2, कैल्शियम क्लोराइड H2O, so this is the balance equation. नेक्स्ट आते हैं 5. Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution? aqueous solution मतलब पानी में, पानी में अगर आप HCl को दे, HNO3 को दे, तो पानी में देने से क्या होता है, ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और H+ आयन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+, इसलिए ये एसिडिक होता है। तो क्वेश्चन देखिए, ये हटा दिया मैंने 5 नंबर का आंसर, आंसर 5। तो फर्स्ट इज why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution? तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर। तो आंसर नंबर 5। तो हम लोग बोलेंगे HCl HNO3 ये जो होता है प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, ठीक है, H पॉजिटिव आयन विद वाटर, सो they are acidic in nature, so they are acidic in nature, इसलिए वो acidic होता है। तो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, HCl को वाटर में आपने लिया तो ये क्या करेगा, H+ आयन देगा वाटर में और Cl- आयन देगा वाटर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl को अगर आपने वाटर में लिया तो HCl+ वाटर, तो HCl क्या होगा, H+ देगा और Cl-, तो Cl- गया, और H+ जो है वो वाटर के साथ मिलके H3O+ हो जाएगा। इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, H3O+। So HCl HNO3 produces H+ ion in water.
वाटर में H प्लस आयन बनाता है इसलिए वो एसिडिक है। HCl वाटर में दिया, H प्लस आयन बनाया इसलिए एसिडिक। या आप ऐसे भी लिख सकते हो HCl प्लस वाटर, तो Cl माइनस गया, H प्लस वाटर के साथ मिलके H3O प्लस। सेम आप HNO3 का भी लिख सकते हैं, HNO3 वाटर में आपने लिया तो क्या होगा, H प्लस आयन बनाएगा वाटर में, प्लस NO3 माइनस आयन बनाएगा वाटर, ये लिख सकते। अच्छा, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character, तो अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, क्यों? तो एसिडिक होने के लिए कंडीशन क्या है, वाटर में H प्लस आयन है, तो ये वाटर में H प्लस आयन नहीं देता है इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। ग्लूकोज हो या अल्कोहल, अल्कोहल हो या ग्लूकोज, ये H प्लस आयन वाटर में प्रोड्यूस नहीं करता। अगर करता एसिड होता, नहीं करता है तो नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस दिस, डज नॉट प्रोड्यूस दिस H प्लस आयन, H प्लस आयन इन वाटर, ये वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, सो दे आर नॉट एसिडिक, इसलिए वो एसिडिक नहीं होता। तो एसिडिक होने के लिए कंडीशन है H प्लस आयन देगा एसिड होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। कहाँ पे, वाटर में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन वाटर, ये बोले H प्लस आयन इन वाटर, और हाइड्रोनियम आयन भी आप बोल सकते, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन क्या है, सेमी है ना, H प्लस आयन इन वाटर को ही हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, तो दोनों में कोई भी एक लिख सकते। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। So next question number 6 देखिए क्या है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, एसिड को आप पानी में देंगे, तो अगर आप एसिड को पानी में देते हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहला बात हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इज ऑक्टेट। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगा जब सॉल्यूशन में आयंस क्या हो, आयंस, आयन का प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, ठीक है। तो आयंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो देखो एसिड को अगर आप पानी में दोगे, एक्वस मतलब वाटर, तो एसिड को पानी में देने से क्या होगा, H प्लस आयन बनाएगा वाटर में, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ये तो प्लस हुआ, और एक माइनस वाला भी तो होगा, जैसे आंसर नंबर कितना 6। तो एसिड in aqueous solution, एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में अगर आप देते हैं तो ये क्या बनाएगा, प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन वाटर, दोनों में कोई भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो प्लस आयन बनाया, माइनस भी तो होगा, एंड नेगेटिव आयन, और एक नेगेटिव आयन बनाया। तो देखो प्लस आयन माइनस आयन, आयन है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन का प्रेजेंस होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, आयंस में से। आयन कब होगा, जब आप वाटर में डालेंगे,
तो we can say that acid in aqueous solution produces H plus ion in water and negative ion, and due to the presence of ions, due to the presence of ions in water, वाटर में आयंस का प्रेजेंस होने के कारण क्या होगा, एसिड presence of ions in water या due to the presence of ions in water acid conduct electricity, इसलिए ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। aqueous solution of acid aqueous solution of acid conduct electricity। तो याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगा, जब आयंस और एसिड को वाटर में देंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो एसिड को वाटर में देने से हाइड्रोनियम आयन और नेगेटिव आयन होगा। जैसे मान ले आप एग्जांपल देख ले, जैसे HCl, इसको अगर आप वाटर में देंगे क्या हो, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, H प्लस वाटर के साथ मिलके और Cl माइनस आयन, तो एक प्लस आयन एक माइनस आयन बना जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, while diluting an acid, acid को while a dry HCl gas not change the color of dry litmus paper। लिटमस पेपर का कलर जो है, तो हमने शुरू में भी पढ़ा कि अगर ब्लू लिटमस है तो रेड में चेंज होगा, रेड लिटमस है तो ब्लू। एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। अच्छा, तो एसिड होना पड़ेगा, क्या एसिड है, यहाँ पे क्या किया है, ड्राई HCl, ड्राई HCl तो एसिड नहीं है। एसिड वो होता है जो पानी में डिसॉल्व करने से H प्लस आयन दे या हाइड्रोनियम आयन, एक ही है H प्लस आयन इन वाटर या हाइड्रोनियम। तो एसिड होना पड़ेगा ना, पानी होना पड़ेगा, यहाँ पानी ही नहीं है, दिस इज ड्राई HCl। तो ड्राई HCl है तो वो हाइड्रोनियम आयन दे ही नहीं सकता, H प्लस आयन दे ही नहीं सकता। तो जब ये H प्लस आयन देगा नहीं, मतलब ये तो एसिड है ही नहीं। तो जब ये एसिड ही नहीं है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। So our answer will be, why does dry HCl does not change the color of dry litmus paper? तो हम लोग बोलेंगे कि dry HCl gas is not an acid because ये H प्लस आयन तो दिया ही नहीं, वाटर है ही नहीं, तो एसिड होगा नहीं। और जब ये एसिड नहीं है तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। So we can say that कि dry HCl gas does not give हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा। कैसे देगा, वाटर तो है ही नहीं। So it is not an acid, ये एसिड नहीं है, it is not an acid। जब ये एसिड है ही नहीं तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज भी नहीं कर सकता। एसिड तब होता जब ये हाइड्रोनियम आयन देता या H प्लस आयन इन वाटर, तो वाटर होना पड़ेगा, वाटर ही नहीं। So it does not change the color of dry litmus paper, dry litmus paper। ये हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, while diluting an acid, एसिड का डाइल्यूशन कैसे किया जाता था, तो we have already discussed। सपोज ये वाटर है, इसमें आपने डाल दिया एसिड,
एक ये ऑप्शन था और एक ये एसिड है, इसमें आपने डाल दिया वाटर, एक ये ऑप्शन। डाइल्यूशन करना मतलब क्या होता है, पानी डालना। डाइल्यूशन मतलब क्या, वाटर को ऐड करना, यही तो डाइल्यूशन है। तो एसिड में वाटर को ऐड करना। तो अब सवाल है, एसिड में जो पानी को मिलाएंगे तो वाटर में हम एसिड डाल सकते हैं तो भी एसिड के साथ पानी मिक्स हो गया, और एसिड में वाटर डाल सकते हैं तो भी दोनों मिक्स हो गया, मतलब डाइल्यूशन हुआ। ये सब थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट है। अब सही कौन सा होगा कि आप वाटर में आप एसिड को मिलाएंगे या एसिड में आप वाटर को, which one is right, which one is wrong? So we have already discussed it in theory part. तो हम लोग को क्या करना है, वाटर में एसिड को मिलाना है, दिस इज राइट, बट एसिड में वाटर को नहीं मिलाना है। क्यों, व्हाई? बिकॉज डाइल्यूशन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, जहां हीट बाहर निकलता है, हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। तो डाइल्यूशन में बहुत सारा हीट बाहर निकलता है, और अगर आप एसिड में वाटर मिलाया तो इतना ज्यादा हीट बाहर निकलता है कि ब्लास्ट हो सकता है, इतना ज्यादा हीट बाहर निकलता है कि ये ग्लास एपैरेटस जो है, बीकर जो है, टूट सकता है। इसलिए क्या होगा, आपको क्या करना है, वाटर में एसिड मिलाना है विद कांस्टेंट स्टीरिंग। इसको स्टीरली करते रहना है, मिलाते रहना है, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलिए आंसर देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सारा हीट निकलता है। इफ वाटर इज एडेड इनटू एसिड, कौन सा है, ये वाला, नहीं करना है, वाटर को कभी भी एसिड में नहीं मिलाना है। क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इज सो लार्ज, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि सॉल्यूशन में स्प्रेस आउट एंड बीकर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो बीकर टूट सकता है, सॉल्यूशन बाहर आ सकता है, हाथ बर्न हो सकता है सॉल्यूशन से। इसलिए आपको हमेशा एसिड को वाटर में देना है स्लोली, और स्टीरिंग करते रहना है, उसको मिलाते रहना है। इसलिए तो while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid. तो not water to acid क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर को एसिड में देते हैं बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि बीकर टूट सकता है, सॉल्यूशन बाहर आ सकता है, जो हाथों को बर्न कर देगा हाथ में लगने से। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड को वाटर में देते हैं स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट आते हैं 9। तो 9 नंबर पूछा गया है, how is the concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? तो जब आप एसिड का सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट हो, चेक करें। आंसर नंबर 9 है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट। तो हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, जब आप एसिड को वाटर में देते हैं तो when a solution of acid is diluted। ये वाटर है, मान लो बीकर है, इसमें क्या है, एसिड है। एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन। वो H+ आयन वाटर के साथ मिलकर एसिड आपको क्या देता है, H+ आयन। ये H+ आयन क्या होगा, वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ है, बहुत सारा है। तो कितना है, मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
सपोज इतना सारा हाइड्रोनियम आयन है अभी फिलहाल, कितना वाटर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। तो चलिए डाइल्यूट करेंगे। पहले कितना वाटर था, डाइल्यूट करना मतलब क्या, वाटर ऐड करना। तो वाटर आपने जब दिया, थोड़ा सा देना है, तो लेवल बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ा, नहीं, आयंस तो नहीं बढ़ा ना, वाटर का वॉल्यूम ही बढ़ा। पहले इतना वाटर था, इसमें एसिड था, एसिड का हाइड्रोनियम आयन था। जब आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन मतलब क्या, वाटर को ऐड करना, आपने वाटर ऐड किया, क्या नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ, नहीं, नंबर ऑफ आयंस जितना था उतना ही है। लेकिन क्या डिक्रीज हुआ, देखें, पहले कितना वॉल्यूम में आयंस था, अब क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कितना वाटर है, अब ये जो आयंस है ये पूरा वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले तो सामने सामने था, अब क्या होगा, ये दूर चला जाएगा। नंबर ऑफ आयन इज सेम, बट नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। आयंस तो सेम है, लेकिन अभी पहले इतना वॉल्यूम में आयंस था, अब इतना वॉल्यूम में आयंस, मतलब अगर आप इसका थोड़ा सा पोर्शन ले, इसमें जितना आयंस था अभी उतना पोर्शन ले, उतना नहीं भी उस। सो ऐसा क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा हुआ या कम हुआ, तो हाइड्रोनियम आयन तो सेम है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गया। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों, क्योंकि पहले इतना स्पेस था, इतना स्पेस में था पूरा, अब इतना स्पेस में है। अगर आप यूनिट वॉल्यूम में, मान लीजिए ये वॉल्यूम, इतना में पहले 2 आयंस था, तो अब इतना में कितना आयंस है, एक ही। पहले इतना पोर्शन में 2 आयंस आ रहा था, अब इतना पोर्शन में कितना आयंस आ रहा है, एक। मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम पे कम हुआ आयंस, लेकिन टोटल आयन इज सेम। दोनों में फर्क है ना, नंबर ऑफ आयंस सेम, लेकिन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में कम, पर यूनिट वॉल्यूम में कम। इतना वॉल्यूम में 2 आयन है, इतना में एक ही आया, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले इतना स्पेस में था, अब इतना में है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन नंबर ऑफ आयन सेम। तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं लिखना है, आंसर क्या होगा पहले लिख दे। तो हम लोग लिखेंगे concentration of हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द आंसर। तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम लिखना कंपल्सरी है ना, पर यूनिट वॉल्यूम लिखना कंपल्सरी है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन सेम है। जैसे यहाँ पे 3 6 9 हाइड्रोनियम आयन यहाँ था, डाइल्यूशन करने के बाद भी 9 यहाँ पे है, आयन सेम, बट नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में छोटा सा वॉल्यूम में जितना था वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो फैल गया, दूर दूर चल। तो आपको याद रखना है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि बहुत लोग ये लिखते नहीं है, बहुत का मिस्टेक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड,
तो हाइड्रोक्साइड आयन कौन देता है? बेस देता है। व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, तो जब आप ज्यादा बेस दोगे तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। ठीक है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और बेस क्या देता है? OH नेगेटिव आयन। जब आप ज्यादा बेस दोगे, व्हेन एक्सेस बेस आर एडेड, तो ज्यादा बेस देने से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होगा। सिंपल सा, ज्यादा बेस दोगे तो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होगा। जितना ज्यादा बेस उतना ज्यादा हाइड्रोक्सिल। आंसर हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं 10। Answer number 10. When excess base is dissolved in solution of hydroxide, sodium hydroxide, तो क्या होगा? So we can say that concentration of, नंबर की जगह concentration, concentration ही हो गया नंबर, concentration। और क्वेश्चन में concentration पूछा है, concentration। So concentration of hydroxide ion, OH नेगेटिव क्या होगा? इंक्रीजेस होगा, ज्यादा होगा। तब जब आप ज्यादा बेस दोगे, when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन कैसे इफेक्ट होगा? जब आप और बेस दोगे तो और बेस देने से और OH नेगेटिव होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पहले जितना था अब और OH नेगेटिव आ गया, लेकिन स्पेस तो उतना ही है। पहले इतना स्पेस में OH नेगेटिव था, इतना स्पेस में था। अब क्या हुआ? जब आपने बेस डिसॉल्व किया और OH नेगेटिव आ गया, पहले इतना था, अब यही स्पेस में पहले सपोज 6 था, अभी और आप बेस दिया, OH नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो गया? डेंस हो गया। तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़े, पर यूनिट वॉल्यूम, पहले इतना वॉल्यूम में इतना है, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आयन ज्यादा हो गया, स्पेस तो उतना ही, तो स्पेस उतना आयन ज्यादा, तो क्या बनेंगे? नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि स्पेस तो उतना ही है ना। आपने वाटर तो दिया नहीं, आपने क्या दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देने से उतना ही जगह पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, और OH नेगेटिव आयन आया, और वो डेंस हो गया। तो concentration of OH नेगेटिव आयन इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है ना, यहाँ पर भी और यहाँ। चलिए इसके बाद प्रोसीड होते हैं 11 और 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, you have two solution A and B, तो दो सॉल्यूशन दिया है A और B। आंसर नंबर 11, the pH of solution A is 6, तो pH A का दिया है कितना? 6, and pH of solution B is 8। Which solution has more hydrogen ion? हाइड्रोजन आयन ज्यादा किसमें होगा? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन कौन देता है? एसिड देता है। तो जो एसिड होगा उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। सिंपल।
which solution has more hydrogen ion, तो जो एसिड होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उसमें। एसिड कौन है? सो वी नो दैट pH लेस देन 7 होने से क्या होता है? एसिड। pH ग्रेटर देन 7 होने से क्या होता है? बेसिक। pH 7 होने से क्या होता है? न्यूट्रल। तो एसिड वाला में ज्यादा H प्लस आयन होगा, 7 से कम कौन है? E। तो आवर आंसर विल बी सॉल्यूशन A। सॉल्यूशन A will have more hydrogen ion concentration। जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। Which of this solution is acidic? तो pH of A is 6। 6 वाला क्या होगा? एसिडिक होगा। क्यों? pH लेस देन 7 है। और बेसिक कौन होगा? 8 वाला। क्यों? ग्रेटर देन 7, इट इज बेसिक। तो ये आसान सा। तो किसमें ज्यादा H प्लस आयन होगा? एसिड वाला में। एसिड कौन है? जिसका pH लेस देन 7 है। और पूछा कौन एसिड कौन बेसिक? तो लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक। आंसर नंबर 12। 12 में पूछा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर पे H प्लस आयन का क्या इफेक्ट होता है? तो देखो अभी हमने डिस्कस किया, अगर एसिडिक कब होगा? जब H प्लस आयन ज्यादा होगा। हो गया आंसर। What effect does the concentration of H plus ion have? H plus ion का क्या इफेक्ट होगा on the acidic nature? तो जितना ज्यादा H plus ion हो उतना ज्यादा acidic nature। concentration मतलब amount समझ ले, कितना H plus। So we can say that more is the concentration of H plus ion in water, या आप इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। more is the acidic nature, more is the acidic nature of the solution, उतना ज्यादा सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर हो। जितना ज्यादा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो वाटर में उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो। तो ये 7 और 11 और 12 तो नियरली सेम जैसा कुछ। चलिए प्रोसीड करें 13 नंबर पे। 13 पूछा है डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है H प्लस आयन? तो बेसिक सॉल्यूशन क्या देता है? वाटर में OH नेगेटिव आयन। तो क्या उसमें H प्लस आयन होता है? यस, बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होता है। तो H प्लस आयन होने से वो बेसिक कैसे हुआ? वही पूछा है। इफ यस देन व्हाई इज द बेसिक? तो देखो बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होता है, लेकिन वहां पे क्या होगा? H प्लस और OH भी होगा। तो OH का क्वांटिटी ज्यादा होता है, OH का नंबर ज्यादा, OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो बेसिक सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव तो होना ही है, वो तो होगा ही। OH नेगेटिव के साथ साथ H प्लस भी होता है। तो बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है H प्लस आयन, बट लेकिन वो बेसिक क्यों है? क्योंकि H प्लस आयन है लेकिन वो कम है। किसका कंपेयर में? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ज्यादा है इसलिए वो बेसिक होगा। ठीक है, तो डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है H प्लस आयन? यस, यस, बेसिक सॉल्यूशन also have H plus ion in water. If yes, then why is not basic? तो क्यों बेसिक है? क्योंकि
OH नेगेटिव ज्यादा है, H प्लस है बट थोड़ा सा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बेसिक होता है। The solution is basic because solution is basic है because क्यों, concentration of OH negative ion is more, ये ज्यादा होता है as compared to H plus ion। तो बेसिक सॉल्यूशन का H प्लस आयन होगा उसमें, लेकिन क्या होता है कि बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज्यादा होता है, H पॉजिटिव कम, इसलिए वो बेसिक होता है। चलिए नेक्स्ट 14 पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slackline or chalk? मतलब फार्मर जो है अपना सॉइल को कब क्विकलाइन, स्लैकलाइन या चॉक से ट्रीट करेगा? तो देखो फार्मर जो होता है सॉइल को कब ट्रीट करेगा, तो दिया क्या है, the given part is quicklime or slackline or ये chalk, ये तीनों क्या होता है, these three are basic in nature। आंसर 14, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों बेसिक होता है। अगर ये बेस है तो बेस होने से क्या होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल में प्लांट ग्रो कब होता है पहले ये जानेंगे। तो सॉइल में प्लांट ग्रो होता है जब सॉइल का पीएच जो है नियरली 7, पीएच नियरली 7। तो अगर पीएच नियरली 7 है, प्लांट न्यूट्रल सॉइल न्यूट्रल जैसा है, तो ये नहीं चाहिए। ये कब देना होगा, जब सॉइल एसिडिक हो। सॉइल कैसा हो, एसिडिक हो, क्योंकि सॉइल एसिडिक है, आप ये बेस देंगे तब तो वो न्यूट्रल करेगा, और न्यूट्रल होगा तो पीएच नियरली 7। सो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रो बेस्ट इन सॉइल व्हेन pH of soil is nearly 7। pH of soil कितना, नियरली 7, मतलब न्यूट्रल। तो सॉइल का pH जब न्यूट्रल होगा तब क्या होगा, प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अगर सॉइल एसिडिक है तब आप ये बेस देंगे, ये तीनों क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेस कब दिया जाता है, एसिड में देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो, ठीक है। प्लांट ग्रो करता है सॉइल में बेस कब, जब सॉइल का पीएच कितना हो, नियरली 7। वी कैन से दैट कि क्विक लाइन हो या स्लैग लाइन हो या चॉक हो, ठीक है। दिस ऑल आर बेसिक, ये तीनों क्या होता है, बेसिक, एंड आर added in soil if the soil is acidic। soil अगर एसिडिक होगा तभी फार्मर इसको ऐड करेगा ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, और पीएच नियरली 7 हो। और पीएच अगर 7 हुआ तो प्लांट ग्रो बेस्ट। तो प्लांट ग्रो बेस्ट कब करता है, जब पीएच सॉल्यूशन का नियरली 7। तो ये तीनों जो दिया है ये क्या है, बेसिक है। तो ये कब आप सॉइल में ऐड करोगे, जब सॉइल एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तब ये बेस दोगे तो वो न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होगा तब। अगर सॉइल ऑलरेडी बेसिक है, नहीं देना तब तो एसिड देना पड़ेगा, और न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं देना। आंसर नंबर 15।
What is the common name of the compound CaOCl2? तो CaOCl2 का क्या नाम होता है? This is bleaching powder. It is the bleaching powder. ये लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था सॉल्ट के बारे में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है CaOCl2 को। Name the substance which on treatment with chlorine yield bleaching powder. तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, तो ये सब पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 में। ये तो 6 है, 5 में हमने पढ़ा। तो बताया क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर देता है? ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ। ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो ड्राई स्लैक्ड लाइम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो आंसर क्या होगा? किस सब्सटेंस के साथ क्लोरीन रिएक्ट कर ब्लीचिंग पाउडर देता है? ड्राई स्लैक्ड लाइम। इक्वेशन भी लिख सकते हो चाहो तो ड्राई स्लैक्ड लाइम हो गया ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन दिया, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और वाटर निकलता है। Ca एक ऑक्सीजन दो ग्रुप, CaOCl2 अभी अभी तो लिखा ही है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला। बचा क्या? CaOCl2 गया, H2 बचा और इधर एक ऑक्सीजन तो H2O। तो ये जरूरी नहीं है, रिवाइज हो गया। तो ड्राई स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन देने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें 17 पे। So next question number 17 है, name the sodium compound which is used for softening hard water. तो कौन सा सोडियम कंपाउंड को यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने? तो सॉल्ट में हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तीन पढ़ा। तो कौन सा हम यूज करते हैं सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर? दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इसका एक और नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10 वाटर, Na2CO3 डॉट 10 वाटर मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आंसर नंबर 17 था। तो ये तो आपको यूज याद रखना होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। सोडियम का कौन सा कंपाउंड को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में यूज करते हैं? दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज। तो देखो इसको हीट करने से ही तो ये बनता था। सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन देख ले, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे रिवाइज हो गया। तो हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हीट करने से क्या होगा? हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। तो याद रखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। चलो बैलेंस है, दो सोडियम है, यहाँ पे एक है तो आपने दो ले लिया, तो दो सोडियम खत्म। देखो CO3 कितना बार है? दो बार। CO3 2 टाइम्स। यहाँ CO3 कितना है? एक है, यहाँ पे दो है तो एक तो चला गया, एक CO3 बचा। तो एक CO3 से CO2 निकल जाएगा तो O बचा। ये O क्या होगा? 2H है, 2H के साथ मिलके वाटर। तो ये रिएक्शन भी बहुत बार पढ़ा, 2-3 बार हम लोगों ने पढ़ी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
दो सोडियम, दो आगे लगा दिया तो Na2 खत्म, CO3 खत्म। तो दो CO3 है तो एक तो यहाँ है और एक से CO2 गया, वो बचा, दो H2 के। तो इक्वेशन तो हो गया, क्या होगा ये लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट हो गया इस इक्वेशन का कि when solution of sodium hydrogen carbonate is heated, तो क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो when solution of sodium hydrogen carbonate को हीट करोगे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। Now the last question is write an equation to show the reaction between plaster of Paris with, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन दिखाना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सॉल्ट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। अच्छा, किसके साथ रिएक्शन करना है, वाटर के साथ, प्लस वाटर ले लिया। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर कितना वाटर लेगा, 1.5 मतलब 3/2, और लेके क्या बना देता है, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर, CaSO4 डॉट 2 वाटर। तो याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप वाटर में मिलाओगे तो व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर तो ये जिप्सम बनाएगा। तो इक्वेशन लिखने को बोला, इक्वेशन लिख दीजिए। तो याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, और वाटर में मिलाने से क्या होगा, जिप्सम बनेगा। फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। तो बनने के लिए कितना चाहिए, हाफ है, 2 चाहिए मतलब 1.5 और चाहिए, तो 1.5 मतलब 3/2 वाटर। तो ये हो गया एसिड बेस और सॉल्ट का इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो अगर कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।